और आज जो हमारा टॉपिक है वो ज्योग्राफी का चैप्टर 4 जो कि एग्रीकल्चर है। और सबसे पहले मैं कुछ चीजें आप लोग से बात करना चाहता हूँ, खासकर एसएसटी के लिए। एसएसटी के लिए मैं ये चीज बोलना चाहता हूँ कि देखिए, एसएसटी में आपको कितना भी मैं पढ़ा लूँ या कोई भी कितना भी पढ़ा ले, थोड़ा सा हिस्ट्री के पार्ट को अगर छोड़ दें, काउंटर पार्ट को छोड़ दें, और इसमें थोड़ा सा ज्योग्राफी के बारे में क्या है कि आपको थोड़ा रीड करना पड़ेगा। मैं सच पहले बता दे रहा हूँ आपको, बिना रीड किए मेरे पढ़ाने के बाद आपका तब भी काम नहीं होगा, क्योंकि इसमें छोटे छोटे टर्म्स और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको पूरी तरीके से कवर करना, लाइक अगर कवर कर भी दिया जाए ना, लेट्स से कवर कर भी दिया जाए, फिर भी चीजें पूरे के पूरे आपके दिमाग में नहीं आई और आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो मैं जो आपको ये वीडियो और एसएसटी के खासकर जो दे रहा हूँ, इसमें मेरा काम और मेरा रोल क्या है मैं आपको क्लियर कर। मेरा रोल ये है कि मैं आपके इस पूरे चैप्टर को इजी बना दूं। ठीक है, इजी बनाने का मतलब क्या है कि जब आप उसको रीड करें तो आपको क्लियरली पहले पता चल जाए कि इस चैप्टर में क्या है। सेकंड चीज, जब आपको पता चलेगा कि इसमें क्या है तो उस क्या को कैसे दिमाग में रख लें इजी तरीके से। ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। अदर मैं सच बता रहा हूँ, रट्टा मार्कर भी पेपर दिए जाते हैं एसएसटी का, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, बहुत कोई देते हैं और अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर लेते हैं, लेकिन उस रट्टे मारने में भी एटलीस्ट आपको थोड़ा समझ में तो आना चाहिए। सारी चीजें जिसका आपको थोड़ा भी आइडिया नहीं, उसको रट्टा मार के नहीं दिया जा सकता। और मेरे अकॉर्डिंग अगर आप फ्यूचर में जो है आर्ट्स और उन सारी चीजों का तैयारी करना चाहते हैं या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स कोई भी किसी भी एग्जाम में आप फेस करेंगे ही करेंगे, तो उसके लिए मुझे लगता है अभी से ही एनसीईआरटी के बुक्स या एसएसटी या ज्योग्राफी के बुक जो आप पढ़ते हैं तो रीडिंग डालने की प्लीज हैबिट डालिए। मैं सच बता रहा हूँ, रीड जरूर करिएगा मेरे बताने के बावजूद भी। मैं आपको यहाँ पे जो भी चीजें बता रहा हूँ उसमें पूरा कोशिश से कर रहा हूँ आपको कि आप किसी तरीके से आप तक बता दूं कि इस पूरे चैप्टर में क्या है, लेकिन फिर भी आपको रीड करना ही करना है, चाहे जो हो जाए। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। और मैं एक और बात कह सकता हूँ कि हो सकता है कि इस समरी टाइप का हो, लेकिन इसमें चीजें छूटेंगी नहीं आपको, लेकिन आपसे मैं थोड़ा मेहनत इसमें कराऊंगा, क्योंकि इसमें फायदा आपका है। बेशक से आप जो भी समझिए, जो भी जैसे समझना है समझिए, लेकिन सच बता रहा हूँ रीडिंग में आप ही का फायदा होगा। इस हिस्ट्री में बिना रीडिंग का, मेरे बताने का भी कोई रोल नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए। तो आज एग्रीकल्चर में पहले सिंपल से बात है, इसमें जो फार्मिंग के टाइप्स हैं, जैसे मान लीजिए टाइप्स ऑफ फार्मिंग, एक टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें हैं और फिर क्या क्या डिफरेंट चीजें आपको पढ़ना है, मैंने सिर्फ वो लिखा हुआ है, आपको इसी से आइडिया हो जाएगा। और फिर मैं कोशिश करूंगा फटाफट इन सारी चीजों को कवर करने की। ठीक है ना, जो कि एक टर्म्स में और एक साथ आराम से कवर हो सकता है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग है। अब टाइप्स ऑफ फार्मिंग में पहले मैं एक बार टॉपिक बोल देता हूँ। टाइप्स ऑफ फार्मिंग है कुछ क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में, जैसे रबी, खरीफ, जायद। मेजर क्रॉप्स कुछ आ जाएंगे जैसे वीट, राइस, जो स्टेपल फूड्स होते हैं जो हम आमतौर पे खाने में खाते हैं और पल्सेस, ये सारी चीजें नॉर्मली यूज करते हैं। क्रॉप्स अदर देन द ग्रेन्स, मतलब जैसे एग्जाम्पल मैंने शुगर केन लिखा है। अब जो हमने मेजर क्रॉप्स की बात करें, वीट, राइस, ये सब ग्रेन से आते हैं, उसके डिफरेंट और क्या हो सकता है उसके अलावा, तो वो आपके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर क्या है? दैट इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की जो खेती होती है, दैट इज हॉर्टिकल्चर। फिर उसके बाद है नॉन फूड क्रॉप्स। ठीक है, नॉन फूड क्रॉप्स एग्जाम्पल रबर, फाइबर क्रॉप्स और भी सारी चीजें हैं। उसी तरीके से फिर है आपका फूड सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल इम्पैक्ट कह सकते हैं आप। इसके अलावा कुछ चीजें इसमें के हम पढ़ेंगे जिसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें होगी और कंजर्वेशन से रिलेटेड भी चीजें होंगी। खैर, मैं सबसे पहले बात आपको आता हूँ टाइप्स ऑफ फार्मिंग पे। देखिए, टाइप्स ऑफ फार्मिंग जनरली आपके अकॉर्डिंग 3 टाइप्स के होते हैं। एक प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, एक इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है एंड एक कमर्शियल फार्मिंग है। अब इसके डेफिनेशन के लिए आपको फर्स्ट फेज पे जाना है। मैं यहाँ पे आपके लिए काम जानबूझ के दे रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक बस 2 से 3 लाइन का है तीनों। मतलब प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी 3 से 4 लाइन का, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी 3 से 4 लाइन का है, तो वहां पे वो डिफाइन ही किया गया, दूसरा कुछ नहीं किया गया है। एंड थर्ड है आपका कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग के लिए मैं थोड़ा सा सिर्फ हिंट आपको दे रहा हूँ, इसलिए चीजें आप समझ जाएंगे। देखिए, कमर्शियल फार्मिंग क्या है? जिसमें आप नए नए टेक्नोलॉजी, नई नई चीजें यूज कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद उसमें आप पुरानी कोई भी चीज यूज नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, नाम से सोचिए, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्या होता है? पहले के जमाने, पहले पुराने समय में। उसमें सब्सिस्टेंस फार्मिंग, फिर एक इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो
तो आपका जो टॉपिक है और याद करने का जो तरीका वो क्या होना चाहिए इस पर्टिकुलर तीनों टाइप्स को, कि कॉमर्शियल मतलब मॉडर्न या एडवांस चीजों को यूज कर रहे हैं, प्रिमिटिव में उसके पुराने चीज, फिर उसमें क्या है आपका प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस इंटेंसिव फार्मिंग है तो कहीं नहीं उसके मिडिल पार्ट में होगा। तो डेफिनेशन आपको ढूंढना है, इजिली अवेलेबल है, मिल जाएगा आपको, वो कमेंट बता दिया, ठीक है, करना आपको है और इसको नोट डाउन भी करना है। अब इसमें नेक्स्ट बात आता है, देखिए क्रॉपिंग पैटर्न, जिसमें है क्रॉपिंग पैटर्न में कैसे कैसे चीजें खेती होती हैं। तो जनरली इसमें रबी, खरीफ एंड जायद, ठीक है, इन तीनों को याद करने की जरूरत नहीं है, पहली बात बता देता हूँ, इन तीनों को बिल्कुल भी याद नहीं करना है। तीनों को जब आप याद करेंगे ना तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको किसी एक को याद रखना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है राबी, तो राबी क्रॉप जो है ये क्या होता है, सोन इन अक्टूबर टू दिसंबर, जनरली विंटर सीजन बोलते हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, कंफ्यूजन प्लीज मत रखिएगा, इसलिए मैंने चीजों को ऑलरेडी क्लियर किया हुआ बिल्कुल। रबी क्रॉप जो है सोन इन अक्टूबर टू दिसंबर, मतलब इसको जो है बीज, इसके जो सीड्स है वो बोते हैं अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, और हार्वेस्टेड इन अप्रैल टू जून। तो हार्वेस्टेड मतलब क्या है कि फाइनली उसको कट डाउन करते हैं और फिर उससे जो चीजें हमें चाहिए वो निकालते हैं। इसका एक एग्जांपल आप वीट ले सकते हैं, ठीक है ना। आपको कोई एक चीज पहले इसमें याद रखना है। अब देखिए क्या है, कोई एक चीज आपको प्लीज याद रखना है, या तो आप रबी याद रखिए बस, उसके बाद खरीफ उसका क्या है अपोजिट होगा। जिस समय इसका हार्वेस्टिंग हो रहा है उस समय उसका क्या होगा, सोनिंग होगा, मतलब उसमें बीज डलेगा, और फिर जिस समय इसका सोनिंग हो रहा है उस समय क्या है, कटेगा। तो सिंपल सा बात है, अप्रैल टू जून जैसे हार्वेस्ट हो जाएगा तो लगभग आप जून से मान लीजिए कि जून या जुलाई से आपका कटना, दूसरा जो है वो बोना होगा जुलाई से सितंबर तक, और फिर यहाँ अक्टूबर टू दिसंबर तक क्या होगा, हार्वेस्टिंग होगा उस चीज का। आपको एक याद रखना है, दोनों याद रखेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं बार बार बोल दे रहा हूँ, ठीक है। और इसमें एक चीज है जायद, तो जायद क्या है, जब रबी और खरीफ के बीच में जो समय कुछ बच जाते हैं ना, खासकर समर के टाइम पे, उसमें जो भी क्रॉपिंग पैटर्न यूज होता है, जो भी सीड्स, जो भी चीज बोते हैं वो है जायद। क्लियर, याद रखें, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज एक ही चीज याद रखिएगा, उसी से रिलेट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। और याद रखिएगा हार्वेस्टिंग में और सोनिंग में कंफ्यूज मत होइएगा, बोना, बीज बोने का टाइम अलग है, काटने का टाइम अलग है, ठीक है, तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। थर्ड पार्ट आते हैं, देखिए मेजर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप्स में क्या मैंने बोला, व्हीट, राइस, पल्सेस, ठीक है ना, ये सब स्टेपल फूड जो हम डेली लाइफ में खाना खाने के लिए और उसके लिए यूज करते हैं, इसके बारे में आपको सिंपल पढ़ना है। जैसे देखिए राइस के बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि राइस क्या है, आप सभी के बारे में मेजर क्रॉप्स में जितनी सारी चीजें हैं सबको समझिए। पहला एक लाइन तो ये समझिए कोरिलेशन के लिए कि भैया वो खरीफ होगा या रबी होगा या जायद होगा, ये पहले एक पॉइंट इसके लिए तैयार रखिए, चाहे वो कोई भी क्रॉप्स हो। सबसे फर्स्ट बात, ये पॉइंट तैयार करने का सिंपल स्ट्रैटेजी है, आपको उसके लिए रट्टा मारना मतलब बिल्कुल भी, सच बता रहा हूँ, बिल्कुल भी जरूरत उसके लिए नहीं है। तो आप एक रबी या खरीफ, उसके लिए आप एक पॉइंट तैयार कर लिए। दूसरा, रबी एंड खरीफ का एक अपना टेम्परेचर, एक अपना सीजन फॉलो होगा कि इतनी बारिश होनी चाहिए, इतनी टेम्परेचर होनी चाहिए, उससे आप चीजों को रिलेट कर सकते हैं। थर्ड, किस टाइप के ज्योग्राफिकल एरिया में सुटेबल होगा, और अगर वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया के कौन सा पोजीशन आएगा राइस में। ये साफ तौर पे चीजें आपको लिखी हुई है पॉइंट बाय पॉइंट बुक में। एक बार आप जाएंगे राइस के बारे में पढ़ेंगे तो राइस इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना। चाइना से ज्यादा चाइना के बाद सेकंड स्थान इंडिया का ही आता है जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है राइस को। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ज्यादातर केसेस में आपको चाइना मिल जाएगा, मैं सच बता रहा हूँ, चाइना ऐसे ही नहीं, ज्यादातर केसेस में आपको हर प्रोडक्शन में चाइना मिल जाएंगे। तो आपको एक लगभग अगर कोई चीज नहीं याद आ रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि सेकंड प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना इंडिया का ज्यादातर चीजों में, खासकर मेजर क्रॉप्स की मैं बात करूं तो। अगर शुगर केन की बात करूं तो ब्राजील जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस करता है, जो कि लेटर ऑन उसके बाद सेकंड पोजीशन में फिर इंडिया का स्थान आता है। तो इस तरीके से आप मेजर क्रॉप्स को एक एक पॉइंट बाय पॉइंट जो है जाएंगे, और उसमें से जो इंपॉर्टेंट है 2-3 पॉइंट जो मैंने रिलेट करके बताया वो बस रखेंगे, उससे ज्यादा उसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है कि क्या उसके अंदर पूरा डेप्थ, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस 2-3 पॉइंट तैयार करके रख लीजिए। नेक्स्ट है आपका क्रॉप्स अदर देन द ग्रेन्स। सिंपल सा वर्ड से ही क्लियर हुआ, टॉपिक से ही। ग्रेन्स के अलावा और सारे जो क्रॉप्स हैं, जैसे आपको मैंने एग्जांपल शुगर केन लिखा, टी, कॉफी, फिर सिमिलर चीज हुई शुगर केन,
क्या है, मतलब उसके लिए कौन से कितने सारे टेम्परेचर, कितना रेनफॉल होना चाहिए, एक कुछ चीजें पॉइंट याद रख लिए, दैट्स इट। 1 से 2 पॉइंट इज इनफ। इसमें आपसे कभी पर्टिकुलर एक चीज नहीं पूछा जाता है कि राइस को पूरे के पूरे डिस्क्राइब करो, नो, उसमें एक ही क्वेश्चन में 3 से 4 पार्ट होंगे। तो यहाँ पे आपको बस थोड़ी थोड़ी चीजें सबके बारे में पता होनी चाहिए, दैट्स इट। आपको पूरा वहां पे डीपली करके पीएचडी नहीं करना है, ठीक है ना। खैर, उसके बाद आपका नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन। यहाँ पे हम लोग जो खेती करते हैं दैट इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की चीजें यहाँ पे हम लोग उसको करते हैं। तो आप आराम से उसके बारे में पढ़ सकते हैं, डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में, नॉट ए प्रॉब्लम। नेक्स्ट आपका है, इसमें है 6 जो है नॉन फूड क्रॉप्स। नॉन फूड क्रॉप्स टॉपिक से सोचिए, ठीक है ना। नॉन फूड क्रॉप्स क्या है, वैसे क्रॉप्स विच कांट बी ईटन बाय अस, ठीक है ना, मतलब जो हम जनरली यूज नहीं करते खाने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल रबर, एंड देन उसके अलावा सिल्क फाइबर भी है। एक आपका टर्म ज्यादातर पूछता है सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, कभी साइंस में भी, कभी 9th में यूज कर चुके हैं, कभी 8th 7 में भी यूज हुआ है। सेरीकल्चर क्या है, दैट इज अ रिमूविंग ऑफ सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स, ठीक है ना। तो उस पे भी आप कर सकते हैं। नॉन फूड क्रॉप्स जो रबर, और एक चीज और याद रखिएगा, शुगर केन को जनरली कैश क्रॉप्स बोलते हैं, बिकॉज जब आप फार्मिंग करते हो उसको सेल आउट करके उसके बदले आपको कैश डायरेक्टली मिल जाता है, तो शुगर केन और हम लोग कैश क्रॉप भी बोलते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट है फूड सिक्योरिटी। देखिए फूड सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, मान लो ये सारी की सारी चीजें जो हम बात कर रहे हैं दैट इज ऑल अ टाइप ऑफ फार्मिंग। अब हमने यहाँ से आउटपुट निकाल लिया, बट अब उसको सेव करना और सिक्योर करना वो तो ज्यादा जरूरी है ना। इनकेस लेट से हमने प्रोडक्शन बहुत कर लिया, काफी ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, और फिर हम उसको एक बार तो सारे प्रोडक्शन को यूज तो नहीं कर सकते, उसको तो सेफ भी करना है। अगर सेफ नहीं करेंगे तो खराब हो जाएगा, फिर सारी मेहनत बेकार। तो फूड सिक्योरिटी वाला पार्ट जो है ये इकोनॉमिक्स में आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे, जिसमें बहुत सारी चीजें जैसे एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पीडीएस सिस्टम काम करती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें राशन शॉप्स वगैरह सब दिए जाते हैं। उसके अलावा और भी सारे बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जहां पे आप अपने किसान और फूड को सिक्योर इजिली कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक पार्ट है 9th इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। ये कुछ इसमें नया आपको नहीं मिल पाएगा ज्यादा। हाँ, इसमें इसके बाद है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल इम्पैक्ट, मतलब टेक्नोलॉजी का या डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपके फार्म पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए मैं सबसे पहले टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ, फिर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की बात करूंगा। टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे रोल प्ले करता है। अब आप सोचिए पहले व्हेन मतलब लॉन्ग टाइम अगो जब क्या होता था कि वी डोंट हैव इनफ टेक्नोलॉजी, तो हम लोग क्या है बुल्लक कार्ट से फार्मिंग करते थे। बहुत सारे लोग आज भी करते हैं कुछ कुछ एरियाज में, बट लिटिल बिट, ठीक है ना। अभी क्या है, वी हैव अ ट्रैक्टर एंड वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स, जहाँ पे हम लोग रीपिंग का अलग मशीन है, जहाँ पे काटना अलग होता है। सीड्स कैन बी शोन विद द मशीन्स, you know, so later on we have advanced technology and at present we also have, और इसके बाद यहाँ से चीजें जो है क्या होगा और भी ज्यादा एडवांस होता जाएगा। तो टेक्नोलॉजी ने क्या किया, टाइम रिड्यूस किया प्लस प्रोडक्शन को भी बढ़ावा दिया। अब जैसे मैं टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ और भी चीजें कह सकता हूँ, क्रॉपिंग पैटर्न में भी वो चीजें आ सकती है। जैसे आपने HYV सीड्स के बारे में पढ़ा है, तो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। तो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का क्या काम है, वो सिंपल क्या करते हैं, कम एरिया में ज्यादा प्रोडक्शन करता है। तो दैट इज ऑल्सो एडवांसमेंट इन क्रॉपिंग पैटर्न्स भी कह सकते हैं आप, या थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के रोल से भी, या केमिकल, या जो भी आप कह सकते हैं। क्या टेक्नोलॉजी का रोल यही है कि ट्रैक्टर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स हमारे टाइम को बचा लेता है, प्लस लेबर एफर्ट को बचाता है, एंड देन ऑल्सो हमें क्या है कंफर्टेबल हो जाता है चीजों को करने में, जिससे हम ज्यादा परेशान भी नहीं हो सकते, राइट। एंड देन इंस्टीट्यूशनल इम्पैक्ट। तो इंस्टीट्यूशनल इम्पैक्ट में क्या है, डिफरेंट है, जैसे बैंक्स, एनजीओज। अब मान लो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करा दिया ट्यूबवेल्स, फिर टैंक्स और पंप्स, अगर सारी चीजें अवेलेबल करा दी। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो डायरेक्टली कराते हैं। मैं बैंक्स की बता रहा हूँ, बैंक्स क्या है, किसानों को कम पैसे, कम इंटरेस्ट पे, बिल्कुल जीरो इंटरेस्ट पे उनको पैसे देके अगर प्रोडक्शन कराना शुरू करे, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन से क्या हुआ, किसान मोटिवेट होकर और ज्यादा चीजें करेंगे। और बैंक ही नहीं, और भी सारे ऐसे इंस्टीट्यूट जो एनजीओज हैं जो काम कर रहे हैं, और किसानों को अगर वो लोग मोटिवेट करें, तो देयर आर लाइक लॉट ऑफ एग्जांपल्स जहां से बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं।
तो इंस्टीट्यूशंस का एक बहुत बड़ा रोल हो, चाहे वो गवर्नमेंटल हो, चाहे वो नॉन गवर्नमेंटल हो, दैट इज एनजीओ हो, चाहे प्राइवेट हो के भी कुछ ऐसे लोग हैं जो किसानों के लिए अलग अलग स्कीम्स लेकर आ रहे हैं। तो दीज आर द रोल्स, ठीक है ना, जहाँ पे आपको बहुत तरीके से आप देखेंगे पूरी तरीके से फार्मिंग को सिक्योर किया गया। तो आपको मतलब ये बोलूंगा कि जब भी आप एसएसटी पढ़ें तो उसको ब्रेक डाउन करके पढ़ें, अदरवाइज आपको चैप्टर बहुत लॉन्ग लगेगा। एंड ट्रस्ट में मैं आपको कितना भी बता लूं, इसके बताने के बावजूद भी आपको कुछ कुछ टॉपिक्स हमेशा पढ़ना चाहिए, खास कर एसएसटी के लिए मेरी पूरी एडवाइस है, और आप ऐसा करेंगे भी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें भी अगर कोई डाउट इन केस रहा हो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई होप कि ये चीजें जैसे मैंने बताई है आप वैसे ही करेंगे, और मैं पूरी तरह से बिलीव भी करता हूँ कि आप ऐसा करेंगे तो 100% आपको अच्छा स्कोर आएगा ही आएगा, और सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।